बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की सियासी और मौशी सूरत हाल एक बार फिर गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुकी है। एक तरफ बानी पीटे इमरान खान से मुलाकात और उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ दावे और खदशात सामने आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब बड़े मार्च का ऐलान करते हुए मुल्क भर में सियासी सरगर्मियों को मजीद तेज करने का इंदिया दे दिया। रावलपिंडी में इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आला KP और PTI रहनुमाओं की कोशिशें, अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल और रात 10 बजे मुल्क भर में कारकुनों को चौक चौराहों पर निकलने की कॉल, ये सब इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ सकता है। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को अहले खाना, वुकला और मौलिजीन तक रसाई दी जाए, जबकि पार्टी की आदत ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनकी सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने मौजूदा इंतजामी निज़ाम को नाकाम करार देते हुए नए इंतजामी यूनिट्स और इख्तियारात को आवाम की सतह तक मुंतकिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर ये बहस आगे बढ़ती है तो इसके सियासी, इंतजामी और आईनी असरात क्या होंगे? क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है, और क्या सियासी जमातें इस मामले पर किसी इत्तेफाकी राय तक पहुँच सकती हैं? तो आज प्रोग्राम में इन तमाम अहम सियासी, इंतजामी और मौशी मामलात का हम जायजा लेंगे कि क्या 27 सितंबर का जो मार्च है वो मुल्की सियासत का रुख बदल सकता है, और इमरान खान की सेहत और मुलाकातों का मामला कहाँ खड़ा है? नए इंतजामी यूनिट्स की बहस के पीछे क्या सोच, और गंदम, बिजली और किसाल का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? इन तमाम अहम सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। सर, कुछ अर्सा कबल आपने ये कहा था कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर दाखिला, जो बड़े ताकतवर वज़ीर के तौर पर कहलाए जाते हैं, वो आए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। लेकिन सर, मेरा आपसे बुनियादी तौर पर ये सवाल है कि ये सिस्टम्स जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है, आखिर ये सिस्टम क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिस्टम इसलिए नहीं डिलीवर कर रहा कि ये एक टांग पे चल रहा है। कोई भी सिस्टम जो डिजाइन हो कि वो उसने इंसान की तरह दो टांगों पे चलना है, उसको आप एक टांग पे चलाएं और एक टांग काट दें तो वो जितना भी चलेगा लड़खड़ाता हुआ ही चलेगा। अब ये जो सिस्टम है, इसके अंदर जो हुक्मरान तो हैं, इसके अंदर आवाम, इसके अंदर जो वसाइल हैं वो हुक्मरानों के पास है, अवाम के पास है। इसमें तमाम तर मराद जो है वो हुक्मरानों के लिए, अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं और सिर्फ सख्ती हैं। तो अब ऐसी सूरत से हाल में ये निज़ाम क्यों कर चल सकता है? और आप देखें कि दुनिया के अंदर बदतरीन निज़ाम जहाँ होगा वहां पे भी, इवन जहाँ पे जमहूरियत भी नहीं होती वहां पे भी बलदियाती इदारे होते हैं, वहां पे भी अवाम को शरीक किया जाता है इक़्तिदार में। वहां पे भी 60%, चाइना में 60% वसाइल जो हैं वो अवाम अपने इश्यूज पे खुद खर्च करते हैं, और हमारा हाल ये है कि हम 57% जो मरकज के वसाइल होते हैं वो हम सूबों को दे देते हैं, लेकिन वो अवाम तक नहीं पहुंचते, वो चीफ मिनिस्टर तक पहुंचते। मतलब बोरियों में भर के चीफ मिनिस्टर को मिल जाते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो लांच में रखें, उसके गाड़ी खरीद लें, उससे जहाज खरीद लें, हेलीकॉप्टर खरीद लें, वो मतलब उनका तो कोई कंसर्न ही नहीं है। स्कूल बंद कर दें और उसका खर्चा जो है वो अपने ऊपर लगा लें। अवाम को जो है हर किस्म की जो मतलब अवाम के मोटरसाइकिल के ऊपर, फ्यूल के ऊपर फी लीटर जो है वो 100 रुपया, 80 रुपए, 120 रुपए टैक्स लेवी लगा दें, और उसके बाद अवाम अपना निजाम चलाते रहे। उनके अब तेल सस्ता हो जाए तो तेल को सस्ता ना करें, तेल सस्ता हो जाए तो गैस को सस्ता ना करें। मतलब ये है कि ये एक निजाम नहीं है, ये गदर है। और इस गदर समझते हैं ना कि मतलब बिल्कुल एक म्यूटनी हुई हुई है यहाँ पे। वहां अक्सर तो गदर होता है जहां अवाम रिएक्शन कर जाती है, या अवाम तो नहीं, यहाँ गदर मचाया हुआ है हुक्मरानों ने कि वो अवाम का सब कुछ लूट लेते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं कि जी 10 बिलियन इनसे जो है वो चलान करके निकाल। मतलब ये है कि ये जो एक तरीका है, अब ये किस तरीके से चल सकता है? हाँ, पहले अवाम एक हद तक पिसते रहे हैं, निजाम भी एक हद तक पिसता रहा है। अब ये हाल है कि इतना ज्यादा लूट लिया कि मतलब पूरा मुल्क जो है वो दो हुक्मरान खानदानों को चलाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, और बस हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, टैक्स भी हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं एक छोटे से मुख्तसर से शराफिया के लिए या एक दो खानदानों के लिए कि वो चलते रहे, उनकी जायदादें चलती रहे, उनको घाटा नहीं पड़ता, मुल्क को घाटा पड़ता है।
उनका कारखाना, कर्जे लेने का कारखाना है, वो चल रहा है और बाकी मुल्क के तमाम कारखाने बंद है। उन्होंने अपने आईपीपीज लगाए हुए हैं, वो बगैर जगह पे हमारे से बिल ले रहे हैं। हम सोलर से बिजली कमाते हैं, वो उसके पैसे भी ले जाते हैं जो हम हाइडल से तो पैदा दुरानी करते हैं। साहब, चले न्यू सूबों की जो बहस है कि नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, आप भी मेरे ख्याल है इसके हक में ही बात कर रहे हैं। सर, मामला सदारती निज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए, ये जो नए सूबों का ताल्लुक है, मैंने 2008 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए ये सजेशन दिया था कि मुल्क के अंदर नए सूबे बनाए जाएं, इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, ताकि हुकूमत आवाम के करीब आ सके। और ये जो आपने एक एलीट कैप्चर किया हुआ है या फैमिली कैप्चर किया हुआ है, इसके बजाय थोड़ा सा आवाम को रिलीफ मिले और कहीं कोई डिफरेंट किस्म की चीजें आए, छोटे सूबे बनाए जाएं जिसमें से कि वहां के मुकामी लोग जो हैं वो हुक्मरान बन सकें और उसके साथ ही बल्दियाती इदारों का भी तकाजा था। इन दोनों के पॉइंट से इस चीज का इम्कान था। कल मैं बैठा हुआ था हजारा की तहरीक के तमाम कायदीन से, सरदार यूसुफ साहब थे, तला साहब थे, सब थे। वो सब ये कह रहे थे कि जी हमारा तो जो हमारी जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है उसकी इनकम अगर हजारा पे लग जाए तो हमारा हर शहरी जो है वो तो अमीर तरीन हो जाएगा। अगर हमारे पावर प्लांट जो के थर्म वो है हाइडल पावर प्लांट्स हैं, उनकी बिजली हमारे पे लग जाए तो हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अब होता यह है कि मुल्क का जो हिस्सा भी मिनरल्स पैदा करता है, ऑयल पैदा करता है, गैस पैदा करता है या बिजली पैदा करता है, वो सब कुछ उससे लूट लिया जाता है और उसके बाद आईपीपीस को पेमेंट कर दी जाती है, क्योंकि वो हुक्मरानों की आपकी शुगर बिलों की पेमेंट्स हो जाती है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो दुरानी साहब, चले न्यू सूबों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन सर जो एक निज़ाम ऑलरेडी हमारा मौजूद है, बल्दियाती निज़ाम, बेहतर नहीं है कि उसको ही एक्टिव कर लिया जाए बजाय इसके कि नए सूबे बने और फिर दोबारा से एक नया निज़ाम बने? तो जो निज़ाम है बल्दियाती निज़ाम, उसको क्यों नहीं एक्टिव कर लिया जाता? देखिए, बल्दियाती निज़ाम जो है वो 78 साल से तो नहीं लग सका अभी तक, और 2001 में मुशर्रफ साहब ने लगाया था। मैं खुद उसके जो मतलब आर्किटेक्ट्स थे उनके साथ मैंने काम किया, उसमें मैं रहा हूँ। लेकिन वो 2002 में जब मुंतखब हुकूमत आई तो वो खत्म हो गया। होता ये है कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो सूबों के तहत है। अब जरूरत इस बल्दियाती निज़ाम की, जैसे इंडिया के अंदर भी है, कि सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात बैक वक्त हों और एक ही मुद्दत के लिए। और जिस तरह सूबाई हुकूमत को मरकजी हुकूमत नहीं खत्म कर सकती, उसी तरह बल्दियाती इदारे को सूबाई हुकूमत खत्म ना कर सके और उन्हें एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। क्योंकि देखें, जो एक शोबाए हुकूमत जो अवाम के पास जाना है उसको आपने हेवाए कर दिया, मतलब उसको आपने बखेर के रख दिया और उसके तमाम अख्तियारात जो है या ब्यूरोक्रेसी को दे दिए हैं या अपने पास ले लिया। अभी आप देख लें कि 18वीं तरमीम के बाद 57% एनएफसी अवार्ड जो है वो सूबों को जाता है। और मैं तो खैर उस वक्त भी पार्लियामेंट में था और मैंने इसकी शदीद मुखालफत भी की थी और अकेला पार्लियामेंटेरियन हूँ जिसने वोट भी नहीं दिया था इसके हक। लेकिन मेरा मुतालबा क्या था कि भाई ये सूबों का हिस्सा नहीं है, सूबों के अवाम का हिस्सा है। आप सूबों के चीफ मिनिस्टर्स की पॉकेट मनी नहीं है, ये अवाम की खिदमत के लिए पैसे हैं। वो इन्होंने 1 खरबों रुपए जो है वो गजब हो गए जाके सूबाई उन कैपिटल्स के ऊपर। इस मुल्क को जो है 4 शहरों का मुल्क बना दिया गया है और 4 हुक्मरानों का मुल्क बना दिया गया, 4 चीफ मिनिस्टर मुल्क बना दिया गया। वो अपने इलाके में डेवलपमेंट करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और इसका नतीजा ये है कि आवाम बिल्कुल बेयारो मददगार है। आपने अगर इस मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम को इनेक्ट करना है, उसको आपने आगे बढ़ाना है, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है बल्दियाती इदारों को, सूबाई को और कौमी को एक वक्त और उनको एक सी प्रोटेक्शन और एक ही कानून के तहत जो है इन सब इंतखाबात का इनेकाद किया जाए
तो उसी सूरत में ये बलदियाती इदारे जो है इफेक्टिव भी हो सकते हैं और कुछ रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो दुरानी साहब, अभी तक तो पीपल्स पार्टी इस मामले पर रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है, एमक्यूएम भी इसकी सपोर्ट में है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है ये कह रही कि नहीं, सूबे नहीं बन सकते, हमसे इनको तकसीम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी मान जाएगी? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखें जी, मेरा तो तजर्बा ये कहता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त 3 सूबे ऐसे जिनके बारे में पीपल्स पार्टी, नून और तमाम पार्टियों ने यूनानिमसली जिनके कयाम को सपोर्ट किया। एक बहावलपुर है, एक जनूबी पंजाब है और एक है। इन 3 सूबों को बना दे, बाकी अवाम जूतियां मार के बनवा लेंगे। होता ये है कि इन्होंने अपना खौफ रखा हुआ है कि जी ये हमारी जागीरें हैं, इनको कोई नहीं तोड़ सकता, ये हमारा हिस्सा है, इसको कोई नहीं ले सकता। मतलब ये हमारे बच्चों की हुक्मरानी के लिए बने हुए ना थे। एक दफा मैं अभी वैसे आपको बताऊं, मैंने बहावलपुर और जनूबी पंजाब की तहरीक सिर्फ 3.5-4 साल चलाई थी। उसके बाद सारी पार्टियों ने मिलकर यूनानिमसली बहावलपुर सूबे के कयाम के हक में करारदाद दी। और मैं आज भी ये चैलेंज करता हूं कि पीपल्स पार्टी जाए बहावलपुर में या नून जाए बहावलपुर में और सूबे के खिलाफ बात करके दिखाए। अच्छा। इसी तरह जनूबी पंजाब में हजारा में मैं चैलेंज करता हूं कि पार्टी जाए और हजारा के सूबे के खिलाफ बात करके दिखाए। मतलब ये है कि इन्होंने पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे रहे, इन्होंने हाइब्रिड के नाम के ऊपर जो है अवाम की टांगे बांधी हुई। मैंने तो कहा है कि जी अगर हो ना आमरीत, तब भी मुल्क तरक्की कर जाता है। अगर जमहूरियत हो तब तो जरूर तरक्की कर जाता है, लेकिन हाइब्रिड में कोई निजाम नहीं, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े क्योंकि ये कॉन्फिडेंट हैं, डिफाइन वो ही नहीं कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मान जाएगी। एट द एंड पीपल्स पार्टी हर मामले में मान जाती है। सर, ये जो इनकी नाराजगी है एजे के इलेक्शंस में, जो ये सारा तनाज़ा सामने
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दुरानी साहब, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया था उसके बाद बड़ी डिबेट भी छिड़ी और हुकूमत को सुबकी का सामना भी रहा। फिर नवाज शरीफ साहब आए, बड़े मियाँ साहब, और उन्होंने एक सीज फायर करवाया कि अब मोहसिन नकवी साहब पर जो है तनकीद नहीं करनी, पार्टी पॉलिसी जारी कर दी गई। सर, अब कुछ खबरें ये हैं, कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट करें कि नून लीग में ये सोच पाई जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब के कुछ मामलात हैं जिनकी छानबीन की जाए। आपको क्या इन्फॉर्मेशन है सर? आप इतने बाखबर रहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वाला मामला हल हो गया या कुछ मामला चल रहे हैं अभी? देखिए जी, कोई मसला हल नहीं हो सकता जब तक ये हुक्मरान है। इस वक्त देखो जी, ये कुआं जो है इसको साफ करना है तो इनको बीच में से निकालना पड़ेगा। ये जो इनकी हुक्मरानी है वो इस मुल्क का मसला है। अब ये है कि ये किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर लें या अपने खिलाफ कर लें, एक ही बात है। मतलब मेरे खिलाफ कर लें तो वो कर लें, अगर लेकिन फिर अपने खिलाफ भी कर लें इंक्वायरी। इनके अपने कवर्ड्स में इतने स्केलेटन्स हैं, हाँ, कि की वजह से जो है एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और बोल भी नहीं सकते। इनको जो कुछ भी कह देंगे ये चुप ही रहेंगे। ये उस सही बच्चे की तरह जो रो भी रहा होता है और खा भी रहे होते हैं। अच्छा। उन्हें मुल्क को देना क्या है और दिया क्या है, और बाकी ये है कि बयान किसी ने दे दिया तो जी वो सीज फायर हो गया। सीज फायर क्या हुआ है? कोई एक विसल ब्लोइंग कर दी है उसने, तो फिर करो ना एक्शन उसके खिलाफ अगर कर सकते हो। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब अपना हाल किसी और से भी पतला है। तो इसलिए इन्होंने क्या, ये मेरा तो ये ख्याल है कि ये बस एक दूसरे को धमकियां धमकियां देते सेम रहते पेज हैं, बरकरार है सर। इन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना। और अगर पेज का है, ये तो किताबें ही मुख्तलिफ हैं, तो पेज कहाँ से एक हुआ? वन पेज और हाइब्रिड का, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बिल्कुल इन हुक्मरानों ने अपने मफाद के लिए गढ़े हैं। कोई पेज वेज एक नहीं है, ये मुख्तलिफ किताबें हैं। हमारे इदारों की जिम्मेदारी और है, ये इक़्तिदार करना इनकी जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो फिर पेज लेके कभी आ जाते हैं और कभी जो है वो हाइब्रिड लेके आ जाते हैं। हाइब्रिड पेज कुछ नहीं है, ये इन्होंने एक धोखे का बनाया हुआ है, सिलसिला बनाया हुआ है। और ये देखें 73 से चल इन्होंने याया खान को आगे लगाया और उसके जरिए इन्होंने इस पाकिस्तान को साइड पे कर दिया और अनइलेक्टेड होने के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद से आप देख लें, हर मार्चिल्ला या हर जो हुकूमत बनती है हाइब्रिड, उसके अंदर नुकसान कौन उठाता है? हमारी फौज उठाती है। ये तो पिछले मतलब 54 साल से इक़्तिदार में चल रहे हैं उनके। इन्होंने तो अपने बच्चों को, अपने खानदानों को, अपनी पूरी जिसे कहते हैं कि मतलब फौजों को जो है अपने पूरे इक़्तिदार की जो खानदानों के खानदान है उनको इक़्तिदार की कुर्सियों के लिए फिक्स किया हुआ। आवाम के लिए तो कुछ नहीं है इनका। तो अब तो, पहले तो अपने इदारों पे अपने नाम नहीं रखा करते थे, अब तो भी अपने नाम से खोलते हैं, अस्पताल भी अपने नाम से खोलते हैं। मतलब अवाम को इन्होंने बोलना समझा हुआ है। अवाम के पैसे से जो है खराज भी अवाम के पैसे की होती है। सर, आपने तो बड़े सेम पेज देखे भी हैं। खान साहब को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था इसी सेम पेज पर, और अब की जो हुकूमत है वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है ये सेम पेज की वजह से। आपको लगता है कि ये जो 6 माह की एक डेडलाइन दी गई है कि ये जो सूबों वाला प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल किया जाए, इन केस अगर ये हुकूमत नहीं कर पाती तो ये सेम पेज बरकरार रहेगा? देखें जी, सेम पेज तो अल्लाह करे जल्द अज जल्द बेकरार होके फट जाए, अगर है भी तो। लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि खान साहब जो थे, देखिए 18 में वो आए, उसके बाद वो सेम पेज करते रहे। मुझे उस वक्त भी इतराज था। मैंने कहा ये एक किताब का पेज नहीं हो सकता, एक हमारे इदारों की किताब है, एक हमारी सियासत की किताब है। आपने कभी देखा है कि साइंस की किताब और ज्योग्राफी की किताब का एक पेज हो? ये तो अलग अलग किताबें हैं। एक किताब उन लोगों की है जिन्होंने मुल्क का दिफा करना है, मुल्क के लिए शहादतें देनी है, और उन्होंने दे के मार्का हक में आपको कामयाबी दिला दी है। अब उनको आप सियासत, उन्हीं से आप पाकिस्तान की लिए वसाइल भी मंगवाते हैं, उन्हीं को आप कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसको रिजॉल्व करे, फिर उनको मिलाइन करने के लिए आप सेम पेज खोल लेते हैं। तो मैं दुरानी तो इस चीज साहब, का ये जो बहुत अब मुखालिफ हूं कि आप एक
ठीक, दुरानी साहब, ये जो पीटीआई की तरफ से 27 सितंबर की कॉल दी जा रही है कि अब तहरीक चलेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, आप समझते हैं कि तहरीक मौसर अंदाज में आगे बढ़ेगी और कोई प्रेशर डेवलप हो सकेगा इस तहरीक के बाद हुकूमत पर? देखें जी, तहरीक तो इन्होंने अगर चलानी है, देखें इमरान खान को मैं जानता हूँ, जी। ठीक है। इमरान खान का एक मुतालबा है कि ये नाजायज हुक्मरान है, ये फारिग। अगर पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो सबसे पहले इस चीज पे चलाए। इमरान खान के लिए रिहा होना कोई मसला नहीं। ये हुक्मरानों ने डाइवर्जन लगाई हुई, जिस तरह ये इदारों को कहते हैं कि जी इस तरह जी हम तो एक पेज पे हैं, उसी तरह इन्होंने पीटीआई वालों को भी धोखा दिया कि जी आप रिहाई की कैंपेन, अब रिहाई से जो है मुलाकात की कैंपेन तक। वो यार, असल कैंपेन इमरान खान जिसके लिए जेल में गया हुआ है, क्या उसके लिए जेल में बाहर आना मुश्किल है? कोई आज कॉम्प्रोमाइज करे, जहाज आएगा और बैठ के इंग्लैंड चला जाए तो कहीं और चला जाए, ये जाते नहीं रहे। उसका तो इश्यू ये है कि वो कहता है कि जी ये मुंतखब नहीं है या ये आवाम का हक नहीं अदा कर रहे। तो इसलिए अगर पीटीआई ने कोई तहरीक चलानी है तो इन लोगों के खिलाफ चलाए जिन्होंने उसको भी जेल में रखा हुआ है और 24 करोड़ आवाम को भी जेल में डाला, पूरे अवाम के वसाइल को जिन्होंने चोरी किया हुआ, उनके खिलाफ तहरीक चलाए। इमरान खान की रिहाई जो है वो जी रिहाई के बाद अब रसाई तक आ गए हैं। रसाई के बाद फिर कहेंगे जी फोटो, मतलब ये तो अब सियासी पार्टियां जो होती हैं। तो सर, ये जो रसाई के लिए एनडीसी के रहनुमाओं ने पिटीशन दायर की, सर उसका क्या स्टेटस है? मुझे नहीं पता कि इस वक्त उसका क्या स्टेटस है, लेकिन बहरहाल उन्होंने, वो तो उनका ये ख्याल है कि शायद हुक्मरानों से मिलके और ऑपोजिशन से मिलके, खान साहब से मिलके, जेलों में बैठे हुए लोगों से मिलके माहौल को कोई बेहतर करने में मदद मिल सके। मैं इस चीज पे, मेरा तो हमेशा से इस चीज पे इख्तलाफ है कि मुलाकातों के भूत बातों से नहीं माना करते। जिन्होंने आवाम को लूटना, वो आपकी दिलासों से कहाँ वो होंगे, और जो जिनका इक़्तिदार हो ही ना, जिन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा किया हो, तो उनको आप मतलब किस तरह इक़्तिदार से निकालेंगे? इसलिए दुरानी साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब है ना, उन्होंने भी ये पॉइंट उठाया था कि खान साहब से जो मतलब पूरी पार्टी की जो ओनरशिप है, जो पार्टी के फैसले हैं, वो अचकजई साहब को उन्होंने दे दिए, जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया था अदम एतमाद में खान साहब के हुकूमत के खिलाफ। और ये जो अभी करंट इस्टेब्लिशमेंट है, इससे तो कोई ऐसे मामलात नहीं थे, इसको वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब ने प्रोलॉन्ग मसला बना दिया है, तो इनसे मामलात चल सकते हैं, बातचीत हो सकती है। सर, आपके पास क्या कोई खबर है ऐसी कि खान साहब से कोई बातचीत जारी है, कोई संजीदा कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि इससे कबल गंडापुर साहब के टाइम पे 2 संजीदा कोशिशें हुई थी, इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को मैं क्योंकि जानता हूँ, इमरान खान साहब डायलॉग से कभी मना नहीं करते, डायलॉग उनका जारी रहता है हमेशा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और ना करेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि थोड़े अरसे में इस हुकूमत का बोझ और इस हुकूमत का जो डेड वेट है, उसकी वजह से उनके लिए बेहतरी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बेहतरी तो उस दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन ये हुकूमत जाएगी। और इस हुकूमत का फारिग होना जो है, वो इमरान खान साहब के आधे जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस कर देगा। और उनका तो बेसिक ग्रीवियंस यही है कि पब्लिक की एम्पावरमेंट और पब्लिक के वोट से इक्तदार में आने का अमल जो है अब होना चाहिए। और 24 के इलेक्शन के अंदर जो इनकलाब आया है, उसका क्रेडिट उनको जाता है कि जो उन्होंने अवाम और नौजवानों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो अवेयरनेस पैदा की है, लोगों ने निशान के बगैर, किसी अलामत के बगैर जाके वोट तो डाला है। अब ये वो रवायत बन चुकी है जिससे इन हुक्मरानों की नींदें उड़ जाती हैं। ये कहते हैं कि जी इसका मतलब ये है कि अभी तक तो हम पुलिस के जरिए, थाने के जरिए, कचहरी के जरिए अपने नौकरों, अपने अवाम को अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल करते थे। पहले माहौल बना देते थे, फना जीतेगा फिर वही जीत जाएगा। अब अगर ये रवायत आ कि अवाम ने अपने फैसले खुद करने शुरू कर दिए और अवाम के अंदर वो वेव्स चलनी शुरू हो गई जिन्हें नौजवान लीड कर रहे हुए, तो फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, फिर इनके लिए इनके आगे के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान के
बादशाह बनने के लिए निकले हुए हैं ना। ये कहते हैं जी पाकिस्तान में हमारे से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, तो हमारे से ज्यादा इक़्तिदार का हक भी किसी के पास नहीं है। एक हमारे लीडर से ठीक। उन्हें मैंने कहा कि आप पार्टी में जमहूरियत लाएं कि क्या बच्चे और आगे बच्चे पीछे बच्चे, कहने लगे जो पैसे ऐसी लावांगे फिर मतलब बच्चे भी साढ़े ही होंगे। मतलब उन्होंने इसको बिजनेस समझा है। ये सियासत को या जमहूरियत को कोई अपनी अमानत नहीं समझते, मुल्क की अमानत नहीं समझते, ये अपनी जाती मलकियत की तरह उसको दुरानी साहब, वही कर रहे हैं। इस वक्त खान साहब की हेल्थ कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पार्टी में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी आंख ख़राब है, कुछ लोग ये कह रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर नहीं स्टेबल। मिसाल यूसुफजई साहिबा ये कहती हैं कि उनकी मुसद्दका इतलात आई हैं कि खान साहब की हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि कुछ टाउट्स जो हैं वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं। सर असल के क्या, कौन सा बयानिया दुरुस्त माना जाए? आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? आप बड़े बाखबर रहते हैं, तो आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि खान साहब की सेहत के हवाले से कि सेहत ठीक है या नहीं ठीक? देखिए, मैं तो अलीमा बाजी के जो वो है पॉइंट ऑफ व्यू में उससे एग्री करूंगा। इमरान खान एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड के, स्ट्रॉन्ग बॉडी के, स्ट्रॉन्ग हेल्थ के इंसान, और वो कोई छोटी मोटी चीज से वो मतलब मरूब होते हैं और ना उनकी हेल्थ पे कोई असर पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि हाँ छोटे मोटे देखें एज के साथ कोई भी थोड़ा सा कोई सर में दर्द हो गया, कोई ब्लड प्रेशर हो गया, दांत में, मुझे भी दांतों की प्रॉब्लम हुई थी, मैं डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवाया। तो ये तो हो जाते हैं इस उम्र में ना, आंखों के भी हो जाते हैं, किसी को कैटरेक्ट, किसी को कुछ आ जाता है, तो ये इश्यू होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की सेहत जो है उसके कोई ऐसी इतला कम से कम मुझे तो नहीं है कि जिसमें मैं ये कह सकूं कि उनकी सेहत जो है वाकई कोई अलार्मिंग है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जी उन्हें कुछ खिला दिया पिला दिया, मैं जेल के सारे अमले को मैं देखता हूँ, वहां का तो जो सिपाही है वो भी उसके साथ है, वहां के बाकी कैदी भी उसके साथ है, वहां के माशकी भी उसके साथ है, और वहां के जो तेगी हैं वो भी उसके साथ है। तो इसलिए वो बहुत प्रोटेक्टेड है अपने पसंद करने वाले लोगों के दरमियान। इसलिए उनके बारे में हाँ, अब देखें जेल में होना, कोई मैं जेल हुआ, मुझे पता है जेल में रहना कोई आसान काम नहीं है। और मुझे तो जब मैं सोचता भी हूँ, मेरा क्योंकि उनसे एक जाती ताल्लुक है, तो मैं बहुत रंजीदा हो जाता हूँ जेल में होना देख सोच के। और मतलब उस जैसे इंसान का, उसने सारी जिंदगी बहुत लाड प्यार में गुजारी, 3 बहनों का इकलौता भाई भी हो और माँ बाप का इकलौता बेटा भी हो, फिर यह है कि पूरी कौम की मोहब्बत भी हो, तो ऐसे फर्द को जेल में रखना और उसका रहना एक दुख होता है। लेकिन मुझे पूरा इम्कान है कि वो मकसद के लिए रह रहा है, तो अल्लाह उससे मकसद के हिसाब से इज्जत भी देगा। मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें जी, मकसद तो देखें, मकसद उस दिन पूरा हो जाता है जिस दिन आप शिकस्त मानने से इनकार करते हैं। मकसद उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप शिकस्त, ठीक, मतलब उसने अगर आज शिकस्त नहीं मानी तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसको शिकस्त नहीं, ठीक, शिकस्त उसको मिलती है जो शिकस्त, इमरान ने शिकस्त नहीं मानी तो कोई इसको शिकस्त देगी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आपकी कीमती वक्त का बहुत एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब मुझे ज्वाइन किया है राना आतिफ साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हिकमत अमली है, इमरान खान साहब से मुलाकात का कहा जा रहा था, वो भी आज नहीं हो पाई है, जिस पर CM-KP ने कहा था कि अगर आज हमारी मुलाकात नहीं हुई तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। अब अगला लाएमल मुमकिन तौर पर PTI का क्या हो सकता है, और 27 सितंबर की कॉल भी दे चुकी है PTI, उस हवाले से भी बात करेंगे। राना आतिफ साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि CM-KP ने ये कहा था कि अगर इस मंगल या जुमरात में से मुलाकात ना हो सकी इमरान खान साहब से तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे। सर, मुमकिन तौर पर अब अगला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाएमल होगा, क्योंकि मुलाकात तो आज भी नहीं हो सकी? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पिछले तकरीबन 8-9 माह से इमरान खान साहब
सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये है कि आपकी फैमिली है, आपके जो पॉलिटिकल एसोसिएट्स हैं और आपके जो वकला हैं, उनकी आपके साथ कोई मुलाकात नहीं है। इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। और मंडेला रूल भी ये कहता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि हमने बारहा ये मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन बदकिस्मती से ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसकी जो रवश है, ये बड़ी अफसोसनाक भी है और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड भी है कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, किसी प्रिजनर के साथ। पॉलिटिकल प्रिजनर को भी आप छोड़ दें। अपनी दफा आपको याद होएगा कि ये लोग एक डॉक्टर इनके कमरे के बाहर बैठा रहता था। इमरान खान साहब की आंख तकरीबन 85% ज़ाया हो चुकी है, किसी को उसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, ना फैमिली को ना पॉलिटिकल पार्टी को। पब्लिक डोमेन के अंदर उसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से, चंद हफ्तों से, 1-2 हफ्तों से खान साहब के ब्लड प्रेशर का इशू आपको पता लग रहा है। देखिए, हमारे पास कोई रिलायबल सोर्स तो नहीं है, जब एक्सेस ही नहीं है, वो भी नहीं है। अब डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम ने कहा कि आप हमें इजाजत दें, वो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, वो शौकत खानम के डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के टॉप के डॉक्टर हैं, वो खान साहब के 30 साल से वो पर्सनल फिजिशियन हैं, उनको भी एक्सेस नहीं दी जा रही। तो मुझे बताएं, ना अदालतों से कोई सुनवाई हो रही है, अदालतों के फैसलों पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट है, उसके थ्रू भी कोई हुकूमत कोई इस तरह की चीज़ करने को तैयार नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि खान साहब की जो मुलाकात है, जो कि एक आईनी और कानूनी चीज़ है, ठीक है, उनकी सजाएं तो चले आईनी और कानूनी तौर पे नहीं हुई। 350 FIR कर दी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपने उनको 65 साल की सजा सुना दी, जो कि एक मजाक है। दुनिया में किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आज तक तारीख के अंदर 65 साल की सजा नहीं हुई, वो भी इमरान खान साहब को आपने कर दी है। उसके बाद इमरान खान साहब की 3 साल से ऊपर की जो जेल हो चुकी है, और उस दौरान को किसी ने नहीं देखा, मतलब कि पब्लिक ने ना, वो किसी ट्रायल के लिए कभी इनको कोर्ट लेके आया गया। तो वो भी लॉन्गेस्ट किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो सजा है, वो भी 3 साल से ऊपर। पाकिस्तान की तारीख में किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की 3 साल से सजा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो अब उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या रास्ता बच जाता है? यही है कि फिर पॉलिटिकल पार्टी इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। देखिए, पहले इनका ये होता था कि देखें जी, आप हमारे साथ बात करें, चले, हमने कहा जी चले जैसे भी है, अब आए तो ये फॉर्म 47 में है, 17 सीटों पे है, तो ये कहते हैं हमारे साथ आप बात करें। हालांकि खान साहब की मुलाकात के लिए कौन से मुज़ाकरात की जरूरत है? ये तो एक बेसिक चीज है जो उनका राइट है। हम कोई एक्स्ट्रा चीज इनसे मांग नहीं रहे। मुज़ाकरात किस चीज पे कर रहे हैं? चले, अगर आप नहीं कहते मुज़ाकरात करने, चलो इसको। तो फिर राना आतिफ साहब, जो जेल सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट जमा करवाई, उसमें तो तमाम तर सूरत हाल बताई गई कि तमाम उनको सारी आसाइशें मिल रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके सेल के बारे में मालूमात दी गई, उनका दिन में जितनी बार ब्लड प्रेशर चेक होता है वो बताया गया, तमाम तर सहूलियात का उसमें जिक्र किया गया है। साथ ही ये जो मुलाकात की आप बात करें, PMLN ये बयानियाँ क्यों बना रही है कि खान साहब खुद नहीं मिलना चाहते, या आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो खुद नहीं मिलना चाहती, और ना ही वो रिहाई चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अपनी दुकानें बंद हो जाएंगी? इस पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कहते हैं कि हमने मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब के बेटों को कॉल करते हैं, रिंगिंग जाता लेकिन वो उठाते नहीं है। फिर तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि अगर इतना ही इनको मसला है तो नायकॉब है उनके पास, वो आकर मिल लें। देखिए, मैं इनकी किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। जो लोग सारे हारे हुए हैं इलेक्शन, इनकी किस बात पे कमेंट करना? बैरिस्टर अकील साहब अपने हल्के में 4थे नंबर पे थे, इनको पता है इस बात का। वो अपने हल्के में 4थे नंबर पे थे, और वो आज MLA बन के बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो तमाम बातें हैं, इनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। ये तो बिल्कुल, अच्छा, हम तो बात ही और कर रहे हैं, रिपोर्ट की तो बात ही कोई नहीं है। अब मुलाकात करवाएं ना। रिपोर्ट कहाँ से आ गई है कि रिपोर्ट जमा करा रहे हैं जी, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं है? मुलाकात मुझे बताएं कि कौन से कानून के तहत मुलाकात बंद की हुई है? इनकी कभी मुलाकात कभी किसी ने बंद की थी? ये तो 60 लोगों से मिलते थे, सहाफियों से मिलते थे, तकरीबन 20-30 लोग जाते थे मुलाकात करने के लिए, हफ्ते में 1-2 दफा। किसी की कोई पाबंदी नहीं थी। इनका पर्सनल डॉक्टर था मियां नवाज शरीफ का, जो उनके साथ तकरीबन वही इनको देखता था। तो ये अब इनको कोई ऐसी इनको कोई जमहूरियत याद नहीं। मैं तो कहता हूँ छोड़ दें, आप जमहूरियत को छोड़ दें, कानून को छोड़ दें, आइन को छोड़ दें।
जो कि इन्होंने छोड़ ही दिया हुआ है। जब आप 17 सीटों पे आके इक़्तिदार में बैठ जाएंगे तो फिर आप जमहूरियत तो आइन पे राना आतिफ साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको भी हेल्थ कंसर्न्स नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मुसद्दिका ज़राई तो नहीं है, लेकिन चलिए आप तक इन्फॉर्मेशन तो आ रही है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो राना साहब, फिर ये 2 महीने इंतजार किस चीज़ का था? जो 27 सितंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। अलीमा खान साहिबा खुद इस पर नाराज़ है कि आप इमरान खान साहब को इतना इंतजार करवा रहे हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि आपके कंसर्न सामने आ रहे हैं। ये राइट टाइम नहीं था कि जब JUI भी तैयार है निकलने के लिए, पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी हुकूमत के साथ मसले बने हुए हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर, पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों की अलग नाराजगी चल रही है हुकूमत के साथ, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल करके बैठे हुए हैं जिसकी वजह से तमाम अशया खुरनोश इतनी महंगी हो गई हैं, आज भी कोई ट्रक जो है वो नहीं पहुंच सका है मंडियों में। किसान इत्तेहाद वाले जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, गंदम का बहरान है। तो ये आपको नहीं लगता कि राइट टाइम था कि अगर आप जल्दी की कॉल देते तो मजीद प्रेशर डेवलप हो सकता था, रिहाई तक चलें बात ना जाती, लेकिन रसाई आपकी जल्दी हो सकती थी इमरान खान साहब तक? देखिए, इनसे जिनका आपने नाम लिया, जिन जिन एसोसिएशन का, ये लोग नाराज नहीं है, इनसे पूरा पाकिस्तान नाराज है। सिवाय इनके ये जो फॉर्म 47 पे MNA और MPA बने हुए हैं, इनके अलावा कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो इनसे नाराज नहीं है, जिनकी इन्होंने हालत खराब नहीं कर दी हुई। तो दूसरी बात ये है कि जल्दी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल ठीक है, डिबेटेबल है कि जल्दी हो सकता था। मैं तो उन मुहर्रकात से आगाह नहीं हूँ कि जिसकी वजह से ये जो तारीख है 27 सितंबर की दी गई है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद लॉजिस्टिक्स के लिए तैयारी करने के लिए, एक मीनिंगफुल कोई प्रोटेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन आई एग्री इसको थोड़ा जल्दी भी किया जा सकता था। अब मैं उन मुहर्रकात से आगाह नहीं हूँ कि इन्होंने, जो सुहेल अफरीदी ने जिस तरह फैसला किया है, उनकी क्या बुनियाद थी 27 सितंबर की। क्या वो वाकई चाहते थे कि हुकूमत को चलो थोड़ा टाइम भी दे दिया जाए और तैयारी भी कर ली जाए? उसकी रीजनिंग क्या थी कि 1.5 महीने बाद का टाइम देने की क्या रीज़न थी? 1.5-2 माह, तकरीबन 2 माह बाद का टाइम दिया था उन्होंने। मैं उससे आगाह नहीं हूँ, लेकिन यस आई एग्री कि इसको अगर जल्दी भी किया जा सकता था। तो राना आतिफ साहब, आप कोई निज़ाम की तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का एक बयान भी आया था सिस्टम कोलैप्स वाला, फिर लड़ाई पे शिद्दत इख्तियार करती जा रही है पीपल्स पार्टी की। नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे हैं कि राब्ता टूट चुका है हमारा, और वो इससे कबल भी कह चुके थे कि ये ज़बरदस्ती की शादी है, अब हम निकलना चाहते हैं इससे। तो आप समझते हैं कि इनका इत्तेहाद टूट सकता है? क्योंकि PTI भी अब ग्रीन सिग्नल दे रही है कि पीपल्स पार्टी इस राब्ते जारी हैं, और फिर नबील गबूल साहब भी कहते हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को हम अपोजिशन में नजर आएंगे। देखिए, मैं इस पर क्या होएगा इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर माजी कोई इंडिकेटर है तो उस पर मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस कोलिशन से बाहर नहीं आएगी। अच्छा। क्योंकि देखना, 2.5 साल अगर आपने एक इलेजिटमेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया हो, और आप बकौल इनके, हम तो पिछले 2.5 साल से ये कह रहे हैं, क्योंकि मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, पीपल्स पार्टी का तो कोई मैंडेट नहीं चोरी हुआ। पीपल्स पार्टी का तो एक सीट पे मैंडेट चोरी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी हुआ है। तकरीबन अगर डायरेक्ट नशिस्तें नेशनल असम्बली की कर लें तो वो 70 से 80 बनती हैं, और प्रोविंशियल असम्बली की भी तकरीबन इतनी सीटें हैं। और फिर हमारी जो रिजर्व सीट्स थी वो भी हमें दी गई, पीपल्स पार्टी ने वो भी रिजर्व सीट्स भी ले ली। तो पीपल्स पार्टी का अब तक का किरदार तो कोई अच्छा किरदार नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, ना कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल का कोई रोल अच्छा रहा है। और ये लोग PDM में इकट्ठे थे। PDM इन्होंने जो सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, तो वो तो पीपल्स पार्टी उसमें क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मैच थी पीपल्स पार्टी इनके साथ, नून लीग के साथ। और उसके बाद वो आपने देखा कि वो एक 14 लोगों की, 15 लोगों की जो PTI के MNAs थे जी, उनकी एक जाली ऑपोजिशन बनाई गई। जिस तरह इस दफा जाली हुकूमत है ना, इस तरह पिछली दफा इन्होंने एक जाली ऑपोजिशन बनाई। और वो सारी की सारी, वो भी एक दुनिया की तारीख का एक अनोखा रिकॉर्ड है कि वो 14 बंदे PTI के टिकट पे इलेक्ट होके, PTI ने इस्तीफे दे दिए, वो PTI के टिकट पे इलेक्ट होके ऑपोजिशन किसकी कर रहे थे? PTI की। वो भी एक अनोखा वाकया था। वो PTI जो कि इस्तीफे दे चुकी थी, वो उसकी ऑपोजिशन कर रहे थे, और उन 14 के 14 लोगों ने फिर नूनी का टिकट ले लिया। सही। ये तो हालात थे इस तरह की। तो अब पीपल्स पार्टी अब किस मुंह से ये कह सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई असूली मौकफ नहीं है। असूली मौकफ इसलिए नहीं है कि अब इनको आज़ाद कश्मीर के अंदर इनको 10-12 सीटों पे, जब इनको बकौल इनके की रिगिंग हुई है, एंड आई एम श्योर, मेरे पास तो कोई नहीं है, आई एम श्योर हुई होगी, लेकिन जब हम कहते रहे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिगिंग हुई है, ये खुद कहते रहे कि जी लाहौर के अंदर जो वो बिलावल वाली सीट है उस पर PTI जीती है, तो उसके बाद इन्होंने उसके लिए तो कोई बात नहीं की और अपने सदर, अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लिया।
तो उसके बाद पीपल्स पार्टी किस मुंह से कह सकती है? नूनी वाले कहते हैं कि इन्होंने 3,000 अरब की करप्शन किया, मेरा ख्याल आप दोनों ही खामोश करके बैठ जाएंगे और फिर जमहूरियत की खातिर ये निज़ाम ऐसे ही चलाते रहेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी वाकई संजीदा है, आप ये करप्शन की बात कर रहे हैं, अब तो आपके अपनी पार्टी में भी ये लड़ाई चल रही है कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि फंड्स इसने खा लिए, उसने खा लिए, बड़ी अमाउंट बताई जा रही है, 40 करोड़ की बात की जा रही है, 50 करोड़ की बात की जा रही है। उस पर कमेंट करना चाहेंगे? जो सलमान अकरम राजा साहब और मिसाल यूसुफजई साहिबा की लड़ाई चल रही है, उस पर शानदाना गुलजार साहिबा ने भी संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं कि पार्टी फंड्स खाए गए हैं, वो किधर हैं, उसका जवाब दें। जो पार्टी के अंदर लड़ाई है उस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, वो तो पार्टी का एक इंटरनल मामला है, उसका तो पाकिस्तान के ना एक्सचेकर से कोई ताल्लुक नहीं है। और बिल्कुल वो सलमान अकरम राजा साहब तो उसके लिए आंसरेबल नहीं है ना। जो भी पार्टी का उसके में राइटफुल फोरम होएगा, वो तो एक अभी तो ये एक मुझे इसकी समझ नहीं है, लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मैटर है कि पैसे कितने आए कितनी आए, तो पार्टी की जो फाइनेंस कमेटी होगी वो इसके बारे में सही कमेंट कर सकती होगी। लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, मतलब कि इसका पाकिस्तान के ना एक्सचेकर से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की किसी और चीज से ताल्लुक है, ना ये टैक्स पेयर से इसका ताल्लुक है कोई। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो बेहतर होता है कि जो इंटरनल मैटर है वो इंटरनली रिजॉल्व कर तो लिया राणा जाए, बेहतर है। साहब, जब भी कोई तहरीक की बात होती है, जब भी कोई जलसे की बात होती है, एहतजाज की बात होती है, ये इंटरनल मैटर्स आपकी मीडिया की जिन्नत क्यों बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि तकरीबन हमारा इस टाइम 350 पार्लियामेंटेरियन है, उसमें 2-3 लोग थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं। आइडियली नहीं बनना चाहिए, लेकिन 99% लोग तो इस ऐसी किसी कंट्रोवर्सी का ना हिस्सा बनते हैं, ना उनकी कोई ऐसी स्टेट में उनकी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आती है। देखिए ना, 350-400 बंदा हो, उसमें एक आध बंदा तो फिर बात कर ही देता है ना, तो उसमें तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप उसको पार्टी के अंदर ग्रुपिंग तो नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि हर मामले के ऊपर कमेंट करना अपना फर्ज समझते हैं और उसे बखूबी सर अंजाम देते हैं। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, आप उनको रोक तो नहीं सकते। अब आप उनको अच्छा राणा साहब, इससे कबल आपने कहा था कि चले पीपल्स पार्टी का तो इस वक्त आपको कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा हुकूमत पर, क्योंकि आपको नहीं लगता कि वो इस इत्तेहाद से बाहर निकलेंगे या अपने आईनी ओहदे छोड़ेंगे। सर, मुआशी दबाव है इस हुकूमत को, आपको लगता है कि डिलीवर नहीं कर पा रही? क्योंकि आज मैं खबर देख रही थी कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्जों का जो बोझ है वो रिकॉर्ड 84,000 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है। मतलब कब तक हम IMF के बोझ तले दबे चले जाएंगे? साथ ही अगर हम गंदम की बात करें तो उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा है, ये हमारी पॉलिसी थी। और जो हमने फिर पैसे पूरे करने होते हैं वो फिर हम पेट्रोलियम लेवी लगाकर पूरा करते हैं। तो चले, इत्तेहादियों का कोई प्रेशर नहीं है, मौशी दबाव आप समझते हैं इस हुकूमत पर इस वक्त ज्यादा है? देखिए, पाकिस्तान का जो मजमूई कर्जा है ना, वो तकरीबन 1 लाख अरब से 1 लाख अरब को क्रॉस कर चुका है। ये जो डेट का नंबर कोट किया कि ये एक तो मेरा डोमेस्टिक डेट है, लेकिन अगर आप टोटल डेट इंक्लूड कर लें तो वो 1 लाख अरब को क्रॉस कर गया है। और ये इन्होंने पिछले 4-4.25 साल के अंदर पाकिस्तान का कर्जा डबल कर दिया, और डबल भी इन्होंने एक बड़े हाई बेस से किया है। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई 1000 अरब से 2000 अरब किया, तो इन्होंने इजाफा 1000 अरब का किया है। इन्होंने 41,000 अरब से तकरीबन 1 लाख अरब पे ये ले गए हैं, तकरीबन डोमेस्टिक और फॉरेन डेट जो है। तकरीबन 50,000 अरब से ऊपर ये कर्जा ले चुके हैं। 4-4.5 अरब में 50,000 अरब से ये ऊपर तकरीबन टैक्स इकट्ठा कर चुके हैं। तो पिछले 4-4.5 साल में तकरीबन 1 लाख अरब रुपया हुकूमत लोगों से टैक्स की सूरत में और कर्जे की सूरत में हुकूमत इकट्ठा कर चुकी है। 1 लाख अरब रुपया। मुझे बात बताएं, पाकिस्तान की मईशत तो बैठ गई है कि वो आपको कहीं 1 लाख अरब रुपया भी आपको कहीं नजर आया? बेरोजगारी इस टाइम तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, इनकम इनक्वालिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, बिजनेसेस पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और जो पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं। तो जो महंगाई है वो अभी कल इनके एक साहब कह रहे थे कि जी वो वैसे कहना उन्होंने महंगाई तक क्या है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया कि जी दुनिया में कभी 38% से 7% में महंगाई नहीं आई। पहली बात, उनको वैसे बिल्कुल उनको इकोनॉमिक्स की तारीख का नहीं पता। दुनिया में हाइपर इन्फ्लेशन लोग मुल्कों ने कंट्रोल की हुई है, लेकिन पहले वो ये तो बताया ना, वो 11% है इन्फ्लेशन, 40% पे ये वो नून लीग की गवर्नमेंट खुद ही दे के गई थी। 11% से 40% में ले गया और फिर 40% से अब 9-8-10% पे ला के कह रहे हैं हमने कोई अचीवमेंट की है। मैं खुद ही पहले सारी तबाही कर दी है, अब उसके अंदर थोड़ा सा उसको नीचे आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली फिर एक खास हद के बाद चीजें फिर ऑटोमेटिक खुद ही रुक जाती हैं, आप कुछ ना भी करें तो वो कह रहे हैं ये हमारी अचीवमेंट है। इसी तरह देखें, इंटरेस्ट रेट ये 11% से 22% पे ले गए थे,
एक्सपोर्ट इन्होंने गिरा दी है पाकिस्तान की। इस टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज से 4 साल पहले जो एक्सपोर्ट थी उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस टाइम नीचे है। तो मुझे बात बताएं, एफडीआई का नंबर जून के अंदर जो आपका था वो सिर्फ $14 मिलियन था। तो मुझे बताएं कि कोई एफडीआई ले लें, टैक्सेशन ले लें, डेट ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट ले लें, इनकम इनइक्वालिटी ले लें, पॉवर्टी का नंबर ले लें, और पॉवर्टी इस टाइम पाकिस्तान में पिछले 40-50 साल का हाईएस्ट नंबर है, और वो पॉवर्टी का जो 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 नंबर है वो 8500 रुपया इनकम लेवल के ऊपर है। अब वो इस इतने लो नंबर के ऊपर भी पॉवर्टी हाईएस्ट है। मुझे बताएं 8500 रुपए में किस बंदे का गुजारा हो सकता है? फिर इनके वजीर आके एक ऐसी बेतुकी स्टेटमेंट देते हैं कि 8500 रुपए में कैलोरीज पूरी हो जाती हैं। उस जो इनके टीवी पे लोग आते हैं उनको मैं 17,000 रुपए देता हूँ, वो अपनी सारी कैलोरीज पूरी कर लें। ये देखें, ये इनकॉम्पिटेंट तो है ही है, ये बड़े इनसेंसिटिव लोग भी हैं। इनको मतलब कि एक तो लोगों का मैंडेट लेके नहीं है, उसके बाद डिलीवर कुछ नहीं इन्होंने किया, उसके बाद फिर इस तरह की बेतुकी बातें करके उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आप देखें, अब पेट्रोल की कीमत आप देख लें, हम 150 रुपए पे छोड़ के गए थे, अब ये तुम्हें 400 रुपए से ये इन्होंने क्रॉस कर दिया था 400 रुपए पे। दुनिया में किसी मुल्क में जंग का इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया के ऊपर आया था कि पाकिस्तान के ऊपर आया था ये, लेकिन इन्होंने जितनी तेल की कीमतें बढ़ाई दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में कोई कीमत नहीं बढ़ी तेल की जंग के दौरान, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 3 रुपए कीमत बढ़ाई। बांग्लादेश में भी ऐसे था। पाकिस्तान ने रातों रात ये 40-40, 50-50 रुपए के जंप आते रहे। शहबाज शरीफ हमारे दौर के अंदर जब 1 रुपया 1.5 रुपया कीमत बढ़ती थी तो वो इनको ऐसे लगता था कि पता नहीं मुल्क में तूफान आ गया। और 2022 में इसाक डार साहब ने भी कहा था कि मैं आ गया हूं तो अब डॉलर की जो कीमत है वो भी 200 से नीचे लेकर आऊंगा। हाँ जी, और साथ क्या था, इन्वेस्टमेंट आएगी अब इन्वेस्टमेंट आ रही है ऑनलाइन नजरानों के लिए। लोगों को ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नजराने ऑनलाइन ट्रांसफर करें। तो ये तो हुकूमत का सारा विजन है कि इन्वेस्टमेंट आए ना, लेकिन अब नजरानों के लिए रिक्वेस्ट कर दी है। उसके बाद ये कह रहे थे कि जब एक दफा कोई 8-10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कहते थे आपको रातों को नींद कैसे आती है, ये डाका है। तो उसके बाद से तकरीबन 250 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है जब से हमारी हुकूमत की। उसके बाद 250 रुपया पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ चुकी है फी लीटर। इनको रातों को नींद क्या, इनको तो नींद तो बहुत दूर की बात है, इनको तो थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती। तो ये इनकी वो सारी जो इनकी कारकर्दगी है। देखें, अगर तो कारकर्दगी के ऊपर हुकूमत को एक दिन और नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर ये हुकूमत में रह रहे हैं पाकिस्तान को ये रोजाना 1 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बस ये बैठे हुए हैं इक़्तिदार के ऊपर, बिल्कुल चिमटे हुए हैं। मुल्क की मईशत देखें, पिछले 4 साल के अंदर आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो लोएस्ट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री है, 2.2% है। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है। इसका मतलब है कि आपकी एवरेज 4 साल की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव 0.3% है। हमारे रीजन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.2% है। हमारा तो नेपाल के साथ भी वो मुकाबला नहीं रहा जो साउथ एशिया के अंदर है। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 7 से 8% है और हम 2-2.5-3% पे ग्रो कर रहे हैं, और वो भी हुकूमत के फर्स्ट फिगर के ऊपर है। चले उनको भी मान लेते हैं। तो 4 साल की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तो 2.2% है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हो रहा है कि आप 4% का जो बड़ा लो नंबर होता है जीडीपी ग्रोथ का, 4 कंसेक्टिव ईयर आप जीडीपी का जो बड़ा बेसिक सा लो नंबर 4% है मौशी तरक्की का, वो आप अचीव नहीं कर सके 4 सालों के अंदर। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो एवरेज ग्रोथ है पिछले 75 सालों की वो 4.85% थी 1947 से लेके 2022 तक। अब पिछले 4 सालों की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2.2% है। ठीक। सो इवन आपने दुनिया का क्या मुकाबला करना, आपने पाकिस्तान का अपना जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड है वो मॉडेस्ट था, लेकिन इन्होंने उसके अंदर उसको भी अचीव नहीं कर सके। हमारे दौर के अंदर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आखिरी 2 साल डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड था, दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक कर रही थी। दुनिया में 190 इकोनॉमी श्रिंक की थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे कम उनमें श्रिंक की थी। हालांकि दुनिया की 190 इकोनॉमी श्रिंक की थी तब, जिनमें नेगेटिव ग्रोथ थी जी। तब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर 2 कंसेक्टिव साल 6% से ऊपर ग्रो की। जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने पहले साल ही नेगेटिव ग्रोथ शो कर दी और उस साल जिस साल नून लीग ने नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ की थी, दुनिया के अंदर सिर्फ 14 से 15 इकोनॉमी थी जो कि नेगेटिव ग्रो की थी। राइट। और में पाकिस्तान भी एक था। तो मुझे बताएं, एक्सपोर्ट को देख लें, एफडीआई को देख लें, इनकम इक्वालिटी को देख लें, पॉवर्टी को देख लें, रूल ऑफ लॉ को देख लें,
इन्वेस्टमेंट्स को देख लें, किस चीज को आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर कोई खुशहाली है। आज पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत में रह रही है। सो इसलिए तो ये निज़ाम तो हम तो 8 फरवरी को कह रहे हैं कि ये निज़ाम उस दिन 9 फरवरी को जब इनको फॉर्म 47 दिए गए थे, ये निज़ाम उसी दिन फेल हो गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना आतिफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान अब्बास को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। लाने के बाद